हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, हम लोगों ने रोटेशनल मोशन पढ़ना शुरू किया था और इसमें बच्चों पहला टॉपिक जो हम लोगों ने मेन रूप से पढ़ा था वो था सेंटर ऑफ मास। उसका कैलकुलेशन, उसके बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपके काम की थी मैंने आपको बताया था। आज बच्चों जो चीज़ मैंने सिखाया था उस पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आपका जो राइवल बुक है बच्चों उसमें एक्सरसाइज सेंटर ऑफ मास के नाम से जो होगा आज उसको हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बच्चों। यहाँ बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। यहाँ एक सामान्य सा क्वेश्चन है, कहा गया सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट। बच्चों सीधा सा सबसे बेसिक बात यही मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरे सिस्टम या पूरे बॉडी के मास को हम कंसंट्रेट होता हुआ मान सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला करा विच इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी, जरूरी नहीं है। फ्रॉम विच डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल आर सेम, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। यस बच्चों, यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की बच्चों हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट चॉइस हो गया, सीधा सा सवाल है, वो हो गया ऑप्शन सी। यहाँ सॉल्व करने जैसी कोई बात नहीं है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, बच्चों ध्यान से देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। कहा गया है एन आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास स्मॉलियम इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई along एक्स एक्सिस एट सर्टेन हाइट above द ग्राउंड। ओके, हमसे कहा गया इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m/4 एंड 3m/4। ओके, यहाँ पे हमसे कहा गया बच्चों द an instant later the smaller fragment is at y equal to 15 मीटर, तो 15 सेंटीमीटर। तो कहा गया लार्जर फ्रेगमेंट कहाँ पे होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। बच्चों यहाँ पर सवाल ये कहा गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और यक्स के अलांग जा रहा है। ऐसे बच्चों ये पार्टिकल यक्स के अलांग जा रहा था। अगर ये यक्स एक्सिस है तो इसके किसी भी पॉइंट पर हम देखें तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बच्चों ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा था लेकिन केवल x के अलांग जा रहा था। बच्चों y के अलांग इसकी वेलोसिटी 0 थी। ये जा रहा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, क्या पता चला रास्ते में कहीं एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन होने के बाद 2 टुकड़ों में बट गया। यम मास इसका था, यहाँ 2 टुकड़ों में बट गया। एक का मास m/4 और अगले का 3m/4 हो गया। कह रहा है कि यहाँ पर जब 2 टुकड़ों में बटा तो एक टुकड़ा इनफैक्ट ऐसे चलते हुए जब एक्सप्लोजन हुआ होगा तो यूं चल पड़ा होगा। ये मान लो यहाँ पर बच्चों एक्सप्लोजन के पहले की परिस्थिति ये है और एक्सप्लोजन के बाद की परिस्थिति अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे होगा, समव्हाट लाइक दिस। यहाँ पर बच्चों एक्सप्लोजन के बाद की परिस्थिति, एक्सप्लोजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद की अगर बात होती तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग लगाते। लेकिन यहाँ पर कहा गया कुछ देर बाद, एक्सप्लोजन होने के कुछ देर बाद, मान लो एक हिस्सा यहाँ कहीं पहुँचा हो, एक हिस्सा बच्चों यहाँ कहीं पहुँचा हो और अगला हिस्सा यहाँ कहीं पहुँचा हो, ऐसे जा रहा हो। तो एक्सप्लोजन होने के कुछ देर बाद कहा है कि y की वैल्यू एक के लिए, किसके लिए बोला गया है यहाँ पर बच्चों, जिसका मास m/4 था, जिसका मास m/4 था उसके लिए बोला गया है कि उसके लिए y की वैल्यू जो है, y ये बच्चों अगर x एक्सिस है तो ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस। एक के लिए यहाँ पर y की वैल्यू उसने दे रखा है +15 सेंटीमीटर। तो अगले के लिए उस समय y की वैल्यू पूछा गया। अब ये सी बात है, y की वैल्यू जो भी होगा, ये y1 हो गया, y2। दूसरे के लिए y क्वाड्रेंट यहाँ के अंदर बच्चों जो भी होगा बशर्ते निगेटिव होगा, ये तो बात पक्का है, जो भी होगा निगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव में 2 ऑप्शन, निगेटिव में 2 ऑप्शन, तो पॉजिटिव वाले दोनों तो पहले हट गए, ऑप्शन हमारा निगेटिव में आना है, ये तो बात पक्का है, क्योंकि एक यहाँ गया तो अगला यहाँ आया होगा। अब बच्चों एक चीज
जो हमें समझना है, ये पार्टिकल यक्स के एलांग जा रहा था, यक्स के एलांग जा रहा था और एक्सप्लोजन अगर हुआ तो सेंटर ऑफ मास का जो बच्चों मोशन होगा वो तो पहले जैसा होगा। पहले अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्सप्लोजन के बाद भी ऐसे जाएगा। मैंने बताया था यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वो ओरिजिनल पाथ के अलांग होगा। यानी सेंटर ऑफ मास के लिए कभी भी अगर हम वाई सी एम यानी सेंटर ऑफ मास का अगर वाई क्वाड्रेंट पूछें तो कभी भी किसी भी टाइम पे क्या होगा, जीरो। समझ में आ रहा बच्चों? देखो यहाँ पर इस सवाल में दिया है ग्राउंड के ऊपर ये मोशन हो रहा है, लेकिन फिर उसने एक चीज लिखा है कि वो हॉरिजेंटल में जा रहा है और यहाँ यक्स के एलांग जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन को बनाते वक्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी वगैरह इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया गया है। थोड़ी देर के लिए इसका मोशन ऐसे माना गया है। तो बच्चों फिलहाल इतना हम कह सकते हैं कि ये जो इसका सेंटर ऑफ मास जिस पाथ पे चल रहा था उसी पाथ पे कंटिन्यू रहेगा, यानी यक्स के एलांग ही ये चलता रहेगा। बॉडी जब ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, लेकिन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। ये बॉडी कभी यहाँ रहा होगा, कभी यहाँ, लेकिन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा। ये बॉडी कभी यहाँ रहा होगा, कभी यहाँ, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा। तो बॉडी तो अलग अलग पाथ पे दोनों जा रहे हैं, दोनों फ्रेगमेंट्स, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल पाथ के एलांग जाएगा। यानी कभी भी इनका सेंटर ऑफ मास पूछे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास के लिए y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। तो y CM यहाँ के अंदर जीरो होगा। अगर बच्चों मैं y की वैल्यू यहाँ y CM की वैल्यू कैलकुलेट करके लाऊं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा सर y CM दिस विल बी इक्वल टू m1 y1 प्लस ऑफ m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्यों बच्चों, कैलकुलेशन का यही तरीका मैंने बताया है ना। ठीक है, अब यहाँ पर YCM क्योंकि जीरो आना है, अगर इसके स्थान पर बच्चों मैं यहाँ पर जीरो कर देता हूँ, ये वैल्यू मेरा क्या आना है, जीरो आना है। अगर ये वैल्यू जीरो आना है बच्चों तो यहाँ के अंदर हमारे पास m1 y1 प्लस ऑफ m2 y2 दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर बच्चों अगर ये जीरो आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m2 y2 इक्वल टू माइनस ऑफ m1 y1। अब चलिए वैल्यूज रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर m2 का मतलब जो दूसरा टुकड़ा है वो हमारे पास 3m/4 मास का है, 3m/4। y2 हमें पता करना है, माइनस ऑफ m1 के बारे में बोलें तो बच्चों ये क्या है, m/4। और बच्चों y1 के बारे में बोलें तो कितना है, 15। बच्चों यहाँ पर m से कैंसिल हो जाएगा। y2 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 4 भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है। बच्चों y2 की वैल्यू मैं देखूं तो माइनस ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 3। तो y2 की वैल्यू यहाँ के अंदर जो मुझे मिला वो मिल गया -5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ y2 यानी दूसरे टुकड़े के हिसाब से अगर देखें तो y क्वाड्रेंट की वैल्यू की वैल्यू यहाँ पर बच्चों हमारे पास -5 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बच्चों जाऊँ सही ऑप्शन को खोजने तो सही ऑप्शन जो मुझे मिल रहा है वो है ऑप्शन ये। ठीक है बच्चों, सही ऑप्शन करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर जो मुझे मिलेगा दिस विल बी ऑप्शन ये। देखो इस क्वेश्चन में एक अनुमान तो पहले लग गया था कि भाई y निगेटिव आना है, 2 ऑप्शन छट गए थे। दूसरी बात यह है कि यहाँ जब आपने देखा कि सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे ही बना हुआ है तो बच्चों यहाँ m1 y1 और m2 y2 का जो रिजल्ट होगा मतलब प्रोडक्ट होगा वो सेम आना चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद ऐसे भी सवाल आएंगे। तो ये बात पक्का है जो बड़ा वाला मास होगा वो कम दूर चला होगा क्योंकि m इंटू y का प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम होगा। जो बड़ा वाला मास होगा मास m बड़ा तो y कम, तो अगर ये 15 है तो ये वाला 15 से कम होगा और 15 से कम तो केवल एक ऑप्शन है निगेटिव में। तो आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस रहे तो बिना सॉल्व के इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हो। यहाँ पे करेक्ट चॉइस ऑप्शन ये होगा। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ कार्ट ऑफ मास कैपिटल M2 टाइड बाई वन एंड ऑफ ए मासलेस रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर। बच्चों ये कोई सरफेस है ऐसे, इसके ऊपर एक कार्ट है, कोई गाड़ी है ऐसे। ठीक है, ये किसी रस्सी से ऐसे बंधा हुआ है। यहाँ पर बच्चों किसी स्ट्रिंग से किसी रस्सी से ऐसे बंधा हुआ है। यहाँ पर आगे हम पढ़ें सवाल को
जो ये स्ट्रिंग है बच्चों वो 10 मीटर लेंथ का है, यहाँ पर ये 10 मीटर लेंथ का है, टोटल लेंथ इसका 10 मीटर का है, ऐसे दिया गया है। ओके, यहाँ पर हमसे फिर आगे क्या कहा गया है पढ़ लेते हैं। The other end of the rope in the hand is in the hand of a man of mass कैपिटलियम, अच्छी बात है। The entire system is on smooth horizontal surface. The man is at x equal to 0 and cart is at x equal to 10 meter. The man pulls the cart by the rope. Okay, हमसे कहा गया man and cart will meet at the point. बच्चों एक व्यक्ति है यहाँ पर, ये महोदय जी मैं यहाँ बना देता हूँ, ये क्या कर रहे हैं, इस रस्सी को खींच रहे हैं, मतलब इस कार्ट को खींच रहे हैं। बच्चों यहाँ के अंदर ये जो सरफेस है जिस पर दोनों कार्ट और ये मैन महोदय हैं, ये सरफेस स्मूथ है यानी फ्रिक्शनलेस है। तो जब इसको खींचेंगे ये कार्ट इनकी तरफ आएगा और ये कार्ट की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ है। इनके बीच में बच्चों जो टेंशन फोर्स वगैरह ये डेवलप हुआ, ये इंटरनल हो जाएगा। अगर मैं दोनों बॉडी के सिस्टम को ध्यान में रखूं तो इनके बीच में डेवलप होने वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी टेंशन फोर्स, ये बच्चों क्या होगा, इंटरनल होगा, जिसकी नेट वैल्यू 0 हो जाएगी। और एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल एम जी बैलेंस हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं सिस्टम पे। तो बच्चों यहाँ के अंदर क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर 0 है, क्योंकि बच्चों एक्सटर्नल फोर्स की नेट वैल्यू सिस्टम के ऊपर 0 है, देयरफॉर यहाँ के अंदर मुझे क्या सिचुएशन मिलेगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फिक्स रहेगा, विल फिक्स्ड। यहाँ पर बच्चों जितना मतलब ये कि कुछ डिस्टेंस खींचेगा, कुछ डिस्टेंस ये। सवाल में ये कहा गया कि इन दोनों का मास ही कैपिटलियम है, और दोनों का मास अगर कैपिटलियम है बच्चों तो यहाँ पर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं बीचों बीच में होगा। ये बच्चों कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में होगा। ये मैन x इक्वल टू 0 पर और कार्ट बच्चों x इक्वल टू 10 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हो, यहाँ के अंदर बच्चों ये 10 मीटर पर है। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास की दूरी यहाँ से बीचों बीच होगी, क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो यहाँ के लिए अगर x की वैल्यू मैं देखूँ तो ये होगा 5 मीटर, माफ करिएगा 5 मीटर। यानी कि सेंटर ऑफ मास क्योंकि अपनी जगह फिक्स रहना है, तो ये दोनों स्लाइड करके कहाँ पहुँचेंगे, सेंटर ऑफ मास पे। ओके, तो यहाँ के लिए जब ये दोनों बच्चों पहुँचेंगे जिस पॉइंट पर, तो मैन को 5 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा और ये जो कार्ट है इसे भी 5 मीटर, माफ करेगा 5 मीटर चलना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे के ओर। तो बच्चों यहाँ के लिए हमसे यही पूछा गया है कि किस पॉइंट पर मिलेगा x इक्वल टू कहाँ पे, तो सही जवाब होगा दे विल मीट। कहाँ मिलेंगे बच्चों, मीट एट सेंटर ऑफ मास, मीन्स x इक्वल टू 5 मीटर। ठीक, यही हमारा आंसर होगा बच्चों। इस तरह से करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, this is the solution for the question number 3. Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 4. Question number 4 पढ़ते हैं बच्चों एक बार। कहा गया a 2 kg body and a 3 kg body are moving along x axis. ओके, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो बॉडीज हैं, दोनों ही x axis के अलॉन्ग मोशन कर रहे हैं। At particular instant the 2 kg body has velocity 3 meter per second and 3 kg body has velocity of 2 meter per second. Velocity of center of mass at that instant. बच्चों दोनों ही x के अलॉन्ग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। जस्ट कंसीडर ये हमारा x एक्सिस रहा, दो बॉडी हैं, एक बॉडी किसी इंस्टेंट पे यहाँ पर x के अलॉन्ग जा रहा है और दूसरा भी x के अलॉन्ग ही जा रहा है। ओके, यहाँ पर दोनों के मास के बारे में क्या ख्याल है, 2 kg और 3 kg, इनके जो मासेज हैं बच्चों, एक का मास यहाँ पर 2 kg है, ये वाला हमारे पास m1 2 kg का है, और m2 जो यहाँ के अंदर है ये 3 kg का है। ऐसे हमसे कहा गया है कि इनकी जो वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो बोला कि 3 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। ये v1 जो हमारा है 3 मीटर पर सेकेंड है और v2 जो है बच्चों ये 2 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे
हमसे कहा गया कि बताइए वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की यहाँ के अंदर क्या होगी। तो बच्चों VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर निकालना हो तो मैंने आपको तरीका बताया था। वो तरीका ये था बच्चों, VCM इक्वल टू M1 V1 प्लस आप यहाँ पर था M2 V2 ऐसे था बच्चों, यहाँ डिवाइडेड बाई सिग्मा m, यही बताया था ना। अब क्योंकि दोनों वेलोसिटीज एक ही लाइन में है, दोनों वेलोसिटी एक ही लाइन में है बच्चों, तो यहाँ वेक्टर हटा दीजिए, सीधे सीधे आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों m1 का मतलब हमारे पास है कितना 2 kg, v1 का मतलब है 3, m2 का मतलब है 3 और v2 का मतलब है 2, 3 × 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा m, 2 + 3 यानी कि बच्चों कितना हो गया 5। यहाँ के अंदर ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5, 12 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.4, यही आएगा ना 2.4 मीटर पर सेकेंड। यानी सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से चलेगा बच्चों वो होगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन को मैं देखूं तो बच्चों 2.4 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में नहीं है। पहला 5 मीटर पर सेकेंड, बी में कहा गया 1 मीटर पर सेकेंड, सी में 0 बोला गया है और डी नन ऑफ दीज। तो 2.4 बच्चों दिए गए ऑप्शन से काफ़ी डिफर कर रहा है, तो यहाँ के अंदर जो करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे वो होगा डी, नन ऑफ दीज। यहाँ के अंदर करेक्ट चॉइस दैट वी विल सेलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट one. Now we have question number 5. Question number 5 says two objects of masses 200 gram and 500 gram possess velocities 10 I cap and 3 I cap plus 5 J cap। बच्चों यहाँ प्लस 5 J cap को माइनस 5 J cap कर लीजिएगा, 3 I cap माइनस 5 J cap यहाँ रहेगा मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। दी वेलोसिटी ऑफ दी सेंटर ऑफ मास इज। बच्चों दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास दिया है अगले का मास दिया, दोनों की वेलोसिटी दी है, तो सीधी सी बात है जब अगर दो बॉडी मोशन में हो तो उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने का जो एक सिंपल सा तरीका था बच्चों, हम लोगों ने सिंपल सा तरीका ये सीखा था VCM इक्वल टू M1 V1 प्लस यहाँ के अंदर हो गया था बच्चों M2 V2, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ गया था M1 प्लस ऑफ M2 ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। पहला जो मास है दैट इज ऑफ 200 ग्राम, यहाँ पर मैंने लिख दिया 200। वेलोसिटी जो वेक्टर फॉर्म में इसकी दी गई है दैट इज 10 आई कैप। ओके, तो 10 आई कैप सीधे यहाँ लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, प्लस बच्चों M2 यहाँ के अंदर जो हमको दिया गया है दैट इज 500 ग्राम। यहाँ पर बच्चों वेलोसिटी जो अगले की है वो होगी सही, जो करेक्शन के बाद होगा 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप। यहाँ पर होगा 3 आई कैप माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ जे कैप। ओके, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई दोनों बॉडी के मासेस का सम। यहाँ पर बच्चों 200 ग्राम एंड 500 ग्राम, दिस इज 700 ग्राम। देखिए मैंने यूनिट चेंज नहीं किया क्योंकि ऊपर ग्राम का एक्सप्रेशन होगा और नीचे भी ग्राम, कैंसिल हो जाएगा। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, मान लेते हैं 100 से डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे, तो यहाँ से क्या होगा 2 0 यहाँ का, 2 0 यहाँ का, 2 0 यहाँ का, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के अंदर ये आ जाएगा हमारे पास 20 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा, 15 टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 25 टाइम्स ऑफ जे कैप ऐसे आ गया। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई क्या हो गया 7। मेरे प्यारे बच्चों 20 प्लस 15 दैट इज 35। यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा 35 टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 25 टाइम्स ऑफ जे कैप, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 7। इस तरह से क्लियर कट ये चीज दिख रहा है। वेलोसिटी जो होगा बच्चों सेंटर ऑफ मास के लिए, दिस वेलोसिटी विल बी हियर 35 आई कैप अपॉन 7। यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा 5 आई कैप और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 7 टाइम्स ऑफ जे कैप। यही बच्चों आंसर होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा।
इसलिए चॉइस वाइज अगर देखें तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ मैच कर रहा है वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट चॉइस विच इज मैचिंग हियर, दिस इज ऑप्शन सी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन atom and oxygen atom in carbon monoxide molecule is 1.1 angstrom। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में बच्चों जिसका केमिकल फार्मूला CO होता है, एक कार्बन का एटम है और एक बच्चों ऑक्सीजन का एटम है। ऐसे दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बच्चों जो बॉन्ड लेंथ है, जो इनके बीच की दूरी है, मींस बॉन्ड लेंथ है, दैट इज आप कितना दिया है 1.1 एंगस्ट्रॉम। इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये पूछा गया है। तो बच्चों ऑक्सीजन ज़्यादा मास का है कंपेयर टू कार्बन, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ऑक्सीजन की ओर, अगर इसको हाफ हाफ में डिवाइड करें तो ऑक्सीजन की ओर ज़्यादा शिफ्ट होगा, यहाँ कहीं होगा। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ मास। कार्बन का जहाँ तक बात है, कार्बन का मास बच्चों यहाँ पर AMU में देखें तो ये हो जाएगा 12 AMU, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास बच्चों अगर AMU में देखें तो ये हो जाएगा 16 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ भी ये चीज़ है, अगर आपको ना मालूम हो तो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब बच्चों जरा सोचो, यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास की दूरी सपोज करिए कार्बन से R1 है और ऑक्सीजन से मान लिया R2 है। ऐसे समझिएगा इस बात को मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो R1 होगा वो आधे से ज़्यादा होगा, 1.1 एंगस्ट्रॉम ये पूरा है सेंटर ऑफ मास ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि इसका मास ज़्यादा शिफ्ट होगा। यानी सेंटर अगर इसका बच्चों बिल्कुल मिड पॉइंट देखें तो उससे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तब सेंटर ऑफ मास मिलेगा। यानी कार्बन से सेंटर ऑफ मास की दूरी 1.5 का हाफ, मतलब 0.55 से ज़्यादा। कार्बन से अगर देखें तो 0.55 से ज़्यादा, और ऑक्सीजन से दूरी देखें तो 0.55 से कम, आधे से कम। तो बच्चों ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 6.3 एंगस्ट्रॉम तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ के अंदर बच्चों करेक्ट चॉइस पहला जो है बी ऑप्शन का रहा 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ऑक्सीजन। मैंने बताया ऑक्सीजन से 0.55 से कम पर होगा, 0.55 मीन्स हाफ से कम पर होगा, ये हुआ नहीं। सी में कहा गया 0.63 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम कार्बन, 0.55 से ज़्यादा 0.63 में भी हो सकता है। 0.12 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ऑक्सीजन एटम से 0.12 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर बच्चों ये भी हो सकता है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। R1 अगर मुझे निकालना है, आप लोग ये जान लो, अगर दो मासेज M1 M2 हैं, उनका सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है, उनके मिलाने वाली लाइन पे कहीं पर होगा। तो बच्चों वहाँ के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा M1 R1 इक्वल टू M2 R2, मोमेंट ऑफ मास सेम होगा। ऐसे उसके लिए बच्चों एक्सप्रेशन हम दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों सिचुएशन हमारे सामने कुछ ऐसे है। कार्बन से अगर सेंटर ऑफ मास की दूरी, सेंटर ऑफ मास अगर मुझे पता है तो बच्चों हम ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ऐसे दो मास का सिस्टम हो तो M1 R1 इक्वल टू M2 R2, ये हम लोग यहाँ एक्सप्रेशन लगाएंगे। यहाँ पर R1 क्या है, पहले वाले मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी दैट इज R1, दूसरे वाले मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी दैट इज R2। तो यहाँ पर M1 जिसको मैं बोल रहा हूँ वो इनफैक्ट कार्बन हो गया, और जिसको मैं M2 बोल रहा हूं वो इनफैक्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो बच्चों यहां के अंदर हो गया 12 इंटू R1, 12 इंटू R1। यहां के अंदर R1 मान लो मैं निकालने जाऊं कार्बन से दूरी, इक्वल टू 16 इंटू R2, और R2 की जहां तक बात है बच्चों वो 1.1 एंगस्ट्रॉम पूरा है, इतना R1 है तो इतना कितना होगा 1.1 माइनस R1, यहां पर हो जाएगा 1.1 माइनस R1। सॉल्व करके बच्चों आंसर निकालेंगे। यहाँ पर R1 की वैल्यू सॉल्व करने पर मिलेगा 0.63 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ के लिए बच्चों क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ के लिए करेक्ट होगा। अब देखिए अगर आपको दो बॉडी का सिस्टम दिया है, सेंटर ऑफ मास आपको
पता करना है तो पहले बॉडी से सेंटर ऑफ मास की दूरी, अगले से सेंटर ऑफ मास की दूरी पता है, m1 r1 इक्वल टू m2 r2, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ मास सेम होता है दोनों का, ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। या अगर आपको डायरेक्ट मैं बता दूं कैसे करेंगे जल्दी से, अगर बच्चों m1 और m2 मास दो हैं, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ के अंदर बच्चों कहीं पर आपको यहाँ है, और यहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी r1 है, और यहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी r2 है, और ये टोटल दूरी सपोज करिए r है, r1 प्लस r2 इक्वल टू r। तो अगर आपको r1 पता करना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं r1 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1। तो यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास r1 की वैल्यू जो आएगी, अगर m1 से सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं r1 को, तो यहाँ पहले आप लिखिएगा m2 डिवाइडेड बाई दोनों मासेज का सम m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस। इससे आप जल्दी से कर लोगे। जैसे यहाँ पर था, अगर मुझे सॉल्व करना होता तो कार्बन से सेंटर ऑफ मास की दूरी पता करनी है, इक्वल टू हो जाएगा ऑक्सीजन एटम का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे आप करोगे, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 12 प्लस ऑफ 16, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाय 1.1 एंगस्ट्रॉम। आंसर आपको वही मिलेगा, करके देख लीजिएगा 0.63 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कभी आएगा तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, समय बच जाएगा इससे। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हमारे पास हुआ वो हो गया बच्चों ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी हियर ऑप्शन सी। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says in the HCl molecule the separation between nuclei of two atoms is about 1.27 angstrom। यहाँ के अंदर बच्चों HCl की बात हो रहा है। HCl का मतलब एक हाइड्रोजन एटम होगा और एक यहाँ पर क्लोरीन होगा, क्लोरीन एटम, ये रहा ऐसे। बच्चों यहाँ के अंदर हाइड्रोजन एटम कंपैरेटिवली बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। यहाँ पर कहा गया है द अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल एज्यूमिंग क्लोरीन एटम टू बी अबाउट 35.5 टाइम्स मैसिव एज हाइड्रोजन एटम। अगर बच्चों इसका मास मैं m मान रहा हूँ तो इसका मास हमारे पास 35.5 m होगा। अगर AMU में मैं मानता, वैसे सबको पता होता है इसका मास अगर 1 AMU है तो इसका लगभग होगा 35.5 AMU ऐसे। यहाँ पर इसको मैं m1 मान लेता हूँ और इसको बच्चों m2 मान लेता हूँ ऐसे। ठीक, हमसे कहा गया कि बताइए यहाँ के अंदर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ पे, किससे दूरी बतानी है, मेंशन नहीं किया गया है। तो जो ऑप्शन हमारे पास है 1 एंगस्ट्रॉम, 2.5 एंगस्ट्रॉम, हमें लग रहा कि हाइड्रोजन से ही बताना है क्योंकि दूरी ज़्यादा दिया है। ठीक है, इसके तो बहुत क्लोज होगा ना, देखिए मास में अंतर, सेंटर ऑफ मास इसके बहुत क्लोज होगा बच्चों। यहाँ टोटल मिलाकर 1 कितना है 27, तो इतना तो बहुत कम होगा। यहाँ के अंदर बच्चों सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मान लिया हाइड्रोजन एटम से R1 है और यहाँ से मान लिया R2 है, और ये पूरा हमें पता है कितना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर R1 मुझे निकालना हुआ तो हम कहेंगे m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जल्दी से यूज कर सकते हैं इसको। दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई टोटल दिस डिस्टेंस जो कि है 1.27। ठीक, सॉल्व करूं, m2 का मतलब बच्चों हो गया 35.5 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 35.5, यानी कि बच्चों ये हो गया 36.5। दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई 1.27 एंगस्ट्रॉम में हमको आंसर मिलेगा बच्चों। ये लगभग 1 के बराबर है, या 1 से कह लीजिए थोड़ा सा छोटा आएगा। तो यहाँ पर 1.27 से थोड़ा सा छोटा जो ऑप्शन हो बच्चों, यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा वो होगा 1.2, करेक्ट आंसर जो होगा 1.24 एंगस्ट्रॉम। इसको आप लोग मेहनत कर लीजिएगा, 1.24 एंगस्ट्रॉम यहाँ के अंदर आंसर मिलेगा। और ऑप्शन अगर देखें बच्चों तो करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7
नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन. वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 सेज पार्टिकल ऑफ मास m, 2m, 3m एंड nm ऐसे दिया है बच्चों. ग्राम आर प्लेस्ड ऑन सेम लाइन एट डिस्टेंस l, 2l, 3l and so on nl centimeter from the fixed point. The distance of the center of mass of the particle from the fixed point in centimeter is. बच्चों मान लो यहाँ एक्सिस एक एज्यूम कर लो, दिस इज एक्स एक्सिस. ओके, यहाँ पर बच्चों कहीं पर x इक्वल टू 0 होगा. यहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल के रखे होने की बात कह रहा है जिनके मास m, 2m, 3m, 4m ऐसे हैं. यहाँ पर बच्चों m मास का जो पार्टिकल है, m मास का जो पार्टिकल है इसका लोकेशन दिया गया है l, यानी यहाँ से इसकी दूरी क्या है, l है. ठीक है, l डिस्टेंस पे रखा हुआ है. और यहाँ पर अगला जो पार्टिकल है बच्चों थोड़ा बड़ा हो गया, ये 2m मास का है और इसका लोकेशन यहाँ से इसकी दूरी बच्चों ये जो दी गई है दिस इज 2l, यहाँ पर इसको दिया गया 2l. इसी तरह से थर्ड बॉडी जो है उसका मास थोड़ा और बढ़ा दिया गया है. यहाँ के अंदर बच्चों यहाँ पर हो गया 3m और इसका लोकेशन दिया गया x की वैल्यू यहाँ के लिए जो दिया गया है दिस इज x इक्वल टू यहाँ पर 2l था और x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया 3l. ऐसे आगे बढ़ता ये जा रहा है बच्चों, ये बहुत दूर तक है, ऐसे आगे बढ़ता चला गया है. हमसे कहा गया कि सर आप ये बताइए कि यहाँ के अंदर ऐसे n तक रखे हुए हैं, लास्ट में जाके कहीं पर बच्चों क्या है, यहाँ पर n इंटू m मास का कोई पार्टिकल है और यहाँ पर x की वैल्यू वहाँ के अंदर हो गया n इंटू l. ऐसे हमसे कहा गया सर आप ये बताइए डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का क्या होगा उस पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट का मतलब ओरिजिन. यहाँ पर बच्चों सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो हमें x कोऑर्डिनेट का सब कुछ दिया हुआ, सारे मासेज x पे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी x पे ही लाई करेगा. तो x cm इनफैक्ट हमें निकालना है. ये हो जाएगा m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 प्लस ऑफ m3 x3, जितने भी हैं ऐसे n हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों mn xn. दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई सिग्मा m. ऐसे ठीक है, जल्दी से लिख लेंगे. m1 x1 का मतलब बच्चों यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा m इंटू यहाँ बच्चों जो इसके लिए x की वैल्यू है वो है l. m2 का मतलब हो गया 2m और x की वैल्यू यहाँ के लिए कितना हो गया 2l. सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, यहाँ के अंदर ऐसे ही हो जाएगा 3m मल्टीप्लाइड बाई 3l. ऐसे ही आगे हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा n m मल्टीप्लाइड बाई यहाँ के अंदर हो जाएगा n l. दिस होल थिंग इज टू बी डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल दी मासेज. यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा m प्लस ऑफ 2m प्लस ऑफ 3m. ऐसे बच्चों कितने हैं n हैं प्लस ऑफ n m. ठीक मेरे प्यारे बच्चों, m इंटू l अगर हम कॉमन कर लें ऊपर से तो देखते हैं क्या बचेगा. m इंटू l कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ सो ऑन प्लस ऑफ यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों n का स्क्वायर. ऐसे दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर बच्चों मेरे पास m कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ के अंदर बच्चों यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा n. ऐसे ठीक है. अब यहाँ से m कैंसिल हो गया. ये जो बच्चों ऊपर एक सीरीज बन के आया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 है मतलब 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर. और नीचे बन के आया 1 प्लस 2 प्लस 3. नीचे वाला तो सीरीज जो बना है ये बच्चों एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन के आया है. यहाँ पर ऊपर वाला सीरीज भी एक सीरीज पर्टिकुलर है जिसकी वैल्यू यहाँ के अंदर होती है, मैं आपको बता दूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन ऐसे n स्क्वायर तक जाए तो इस सीरीज की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये होता n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1. दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 6. इसको याद रखिएगा, इतने पार्ट की वैल्यू ये होती है. और बच्चों यहाँ के अंदर यल ऑलरेडी है तो यहाँ यल भी मत भूलिए रख दीजिए. डिवाइडेड बाई यहाँ पर बच्चों
अगर 1 + 2 + 3 + so on ऐसे n तक है तो इसकी वैल्यू यहाँ के अंदर होती n × n + 1/2। इसको याद रखिएगा। अगर ये चीज़ आपको याद है तो यहाँ के अंदर बच्चों सॉल्व करने पर जो हमें मिला होगा क्या मिला होगा, यहाँ XCM दिस विल बी इक्वल टू n + 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 कैंसिल हो 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा 2n + 1 डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर आ जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा l। यही बच्चों यहाँ के लिए आंसर होगा। और ऑप्शन में जाके अगर मैं इसको चेक करूं तो करेक्ट मैचिंग जो मुझे दिख रहा है वो है बच्चों ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट मैचिंग दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स प्रोसीड to question number next one. Now we have question number 9. Question number 9 says where will be the center of mass on combining two masses small m and capital M। जहाँ पर बच्चों कैपिटल M स्मॉल m से ज़्यादा है। यहाँ पर बच्चों दो मासेज हैं, एक हमारे पास स्मॉल m है, छोटा मास है, ठीक है, स्मॉल m इसका वैल्यू यहाँ के अंदर है, और बच्चों अगला यहाँ पर बड़ा मास है, इसका सिंबल भी कैपिटल दिया और इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। तो बच्चों यहाँ पर इनको मिलाने वाली लाइन ये रही, ये जो हमारे पास कैपिटल M है ये ग्रेटर देन है स्मॉल m से, तो सेंटर ऑफ मास बच्चों ज़्यादा क्लोज होगा किसके, जिसका मास ज़्यादा है। तो यहाँ के अंदर हमसे क्या कहा गया, टूवर्ड्स स्मॉल m, टूवर्ड्स कैपिटल M, बिटवीन m एंड स्मॉल कैपिटल M, एनीवेयर। अब फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से बिटवीन भी कहना सही है, मिड पॉइंट तो बोला नहीं है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन बी, जिसका मास ज़्यादा, सेंटर ऑफ मास उसके ओर ज़्यादा शिफ्ट होगा। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 says two spherical bodies of mass capital M and 5 capital M and radii r and 2r respectively are released in free space with initial separation between their centers equal to 12 r, माफ करिएगा। If they attract each other due to gravitational force only, then distance covered by smaller body just before collision। बच्चों we are talking here about question number 10. This question says there are two spherical balls, one is here and another one is here. The first ball which has mass equal to capital M, okay, and radius, इसका radius दिया गया है बच्चों कितना, स्मॉल r, कैपिटल r माफ करिएगा, और अगले का जो यहाँ पर मास है दैट इज 5 कैपिटल M, 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल M, और इसका जो रेडियस दिया गया है बच्चों दिस रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, शुरुआत में इनके सेंटर ऑफ मास के बीच में जो सेपरेशन है वो मेंशन किया गया है कि सेंटर ऑफ मास के बीच का जो सेपरेशन है सर वो 12r के बराबर है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, तो कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर बन के आएगा बच्चों, एक कॉम्बिनेशन की कल्पना करें, जो कॉम्बिनेशन यहाँ बन के आएगा उसका सेंटर ऑफ मास इधर ज़्यादा शिफ्ट होगा। ठीक है, इधर ज़्यादा शिफ्ट होगा। तो अगर इन दोनों के बीच में केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा तो ये पक्का है कि इनका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर पहले अगर फिक्स था तो अभी भी फिक्स होगा। केवल इंटरनल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो अगर माने, कह केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इन दी सेंस इंटरनल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में इनका सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पे फिक्स होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम दोनों को छोड़ दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खिंचाव यूं होगा और दोनों आके मिलेंगे कहां, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह फिक्स रहना है तो पक्का है दोनों आके कहां मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास पे। बच्चों सेंटर ऑफ मास पे अगर ये मिलेंगे तो अब सोचने वाली बात यह है कि सेंटर ऑफ मास पे मिलने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, आधे से ज्यादा चलना पड़ेगा ना, आधे से ज्यादा चलना पड़ेगा।
तो अगर ऐसे कोई पहले सोचे, ज़्यादा दिमाग ना लगाए कि 12R का आधा करें 6R, यानी 6R से ज़्यादा ये मोशन करेगा। ऑप्शन में एक बार देख लीजिए, तो 6R से ज़्यादा अगर मैं यहाँ के अंदर बच्चों देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। तो यहाँ अगर आप सॉल्व ना भी करो तो बच्चों ऑप्शन टिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। आधे से ज़्यादा ये चलेगा, आधे से ज़्यादा का मतलब 12R का हाफ 6R, 6R से ज़्यादा, एक ही ऑप्शन है। ठीक, अब देखो, माफ करिएगा, यहां के अंदर बच्चों अब आप लोग देखो कि अगर ये दोनों बॉडी ऐसे मोशन करते हुए गए तो मिलेंगे सेंटर ऑफ मास पे, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो इनफैक्ट होगा क्या, ये देखो ध्यान से, सिचुएशन विल क्रिएट लाइक दिस। ठीक है, यहां के अंदर ये इसका रेडियस r था, दिस इज r, और इसका जो रेडियस था बच्चों ये कितना था 2r, यहां के अंदर ये कितना था 2r, ऐसे। अब दोनों के द्वारा जैसे ही मिलना तो था सेंटर ऑफ मास पे, लेकिन जब आ रहे थे तो दोनों के द्वारा बच्चों जैसे इस कंडीशन को गेन किया गया, दोनों में टकराव हो जाएगा और इसके आगे तो मोशन ही रुक जाएगा जब टकराव होगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे मोशन होगा ही नहीं। फाइनल सिचुएशन ये है, सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी 12R है, और माफ करिएगा, इनिशियल सिचुएशन में सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी 12R है, और फाइनल सिचुएशन में सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी 2R प्लस R 3R है। यानी कि दोनों के द्वारा मिला के जो दूरी तय की गई, दोनों के द्वारा मिला के जो दूरी तय की गई बच्चों, वो कितना रहा, यहाँ के अंदर 12R माइनस 3R। भाई ये तो इतना मोशन तो हो ही नहीं पाएगा ना, 12R माइनस 3R यानी कि कितना आ गया 9R। टोटल जो दोनों के द्वारा मिला के डिस्टेंस तय किया जाएगा वो कितना हो जाएगा 9R। तो बच्चों एक के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, पहले के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस कितना होगा, जो बॉडी पहले यहाँ था यहाँ गया, जो बॉडी पहले यहाँ था वो यहाँ आ गया, तो एक के द्वारा जो यहाँ पर चला गया डिस्टेंस होगा छोटे वाले बॉडी के द्वारा, यहाँ पर हम लोग वही यूज करेंगे m1r1 इक्वल टू m2r2, या सीधे सीधे r1 अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा बच्चों m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस ऑफ m2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस r, स्मॉल r मैंने लिख दिया। m2 के बारे में बात करें तो ये बच्चों हमारे पास है 5m, m1 के बारे में बात करें m प्लस यहाँ पर हो गया m2 5m। अब सवाल उठा ये कितना रखेंगे, यहाँ पर बच्चों ये तो पूछा नहीं गया है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये पूछा गया ये कितना चलेगा। तो कितना चलेगा बच्चों, यहाँ के अंदर मान लेते हैं r1 डिस्टेंस चलेगा, दोनों मिलाकर कितना चल रहे हैं, दोनों मिलाकर कितना चल रहे हैं 9R के बराबर। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई 9R। ठीक, सॉल्व करिए इसको, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। यहाँ के अंदर बच्चों 15 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये हो जाएगा 7.5R, यानी कि छोटे वाले बॉडी के द्वारा तय किया गया जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो हमारे पास 7.5R के बराबर होगा, जो ऑलरेडी अनुमान लग चुका था। तो ऑप्शन जो यहाँ के अंदर होगा करेक्ट चॉइस वो बच्चों हमारे पास होगा ऑप्शन डी। ओके, correct choice that we will consider here, this will be option D. Okay बच्चों, this is the solution for the question number 10. Now let's proceed to question number next one.